ए बुक फॉर पीजीटी इंग्लिश बाय डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा लिटरेरी टर्म के जो क्वेश्चन हो रहे थे पेज नंबर 112 पे 300 तक हो गए थे। आज 301 से लेकर और ये जो 8वें टॉपिक के जितने भी मल्टी चॉइस हैं वो सब सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 364 और 65 ही हैं शायद। हाँ, 365 ही हैं, ये सारे हो जाएंगे, यानी 65 क्वेश्चन आज इसमें देखे जाएंगे। और पिछले तो फिर लिटरेरी टर्म पूरा हो जाएगा। जो नवा टॉपिक है वो अलग से देख लिया जाएगा। इसमें मल्टी चॉइस ही है, और मल्टी चॉइस जो है वो लिटरेरी फॉर्म्स एंड मोमेंट्स पर मिसलेनियस वाले हैं। तो 301वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है पर्पज ऑफ एलिगेरी, जो रूपक होता है इसकी क्या पर्पज होता है, क्या विशेषताएं होती हैं। पर्पज ऑफ नहीं, पर्पज रूपक का उद्देश्य क्या होता है, तो रूपक का उद्देश्य नैतिक उपदेश होता है, यानी प्रीच मोरल होता है। एलिगोरी का रूपक का उद्देश्य क्या होता है, नैतिक उपदेश। उपदेश देना नहीं होता है, मार्गदर्शक नहीं होता है, निर्देश देना यानी इंस्ट्रक्ट देना नहीं, या सरमोनाइज माने उपदेश देना भी नहीं होता है। प्रीच मोरल मतलब नैतिक उपदेश होता है। 302 ये क्वेश्चन हमने कह दिया। 301वां क्वेश्चन है कि रूपक की विशेषताएं क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, या अवैयक्तिक कविता से संबंधित है, इट बिलोंग्स टू इम्पर्सनल पोट्री। दूसरा विशेषता ये बताई गई, पात्र और घटनाएं अंतर्निहित प्रतीक हैं। द कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स सिंबोलाइज अंडरलाइंग आइडियाज। तीसरा है, यह एक विस्तारित प्रतीकात्मक कथा है, इट इज एन एक्सटेंडेड सिंबॉलिक नैरेटिव। तो ये तीनों विशेषताएं हैं। एलिगोरी जो होता है वह अवैयक्तिक कविता से भी संबंधित है, पात्र और घटनाएं अंतर्निहित प्रतीक हैं, और यह एक विस्तारित प्रतीकात्मक कथा भी है। रूपक का उद्देश्य नैतिक उद्देश्य है। 303वां क्वेश्चन है, रूपक का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिगोरी। तो देखो, स्पेंसर की जो फेरी क्यून है ये भी बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है। बनियान की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एडिसन की पब्लिक क्रेडिट है, पब्लिक क्रेडिट ये भी, ये तीनों हैं, स्पेंसर का फेरी क्यून, बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एडिसन का पब्लिक क्रेडिट, ये तीनों जो हैं रूपक का सर्वोत्तम उदाहरण है। 304वां क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव पोट्री इनमें से कौन है। तो वस्तुपरक कविता यानी ऑब्जेक्टिव पोट्री। देखो, गीत तो नहीं है, लिरिक ऑब्जेक्टिव नहीं है तो सब्जेक्टिव है, ओड भी सब्जेक्टिव है, सोनेट भी सब्जेक्टिव है। एलिगोरी जो है रूपक, एलिगोरी जो है ये ऑब्जेक्टिव पोट्री है। 305वां है, द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एलिगोरी, मुख्य विशेषता क्या है। रूपक की मुख्य विशेषता है दोहरा अर्थ यानी डबल मीनिंग। बाकी जैसे पहले दिया गया है सिंप्लिसिटी यानी सादगी, दूसरा दिया गया है कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता, ये तो विशेषता है ही है, लेकिन जो मुख्य विशेषता है वो दोहरा अर्थ है यानी डबल मीनिंग। 306वां क्वेश्चन है, जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास एनिमल फार्म किसका उदाहरण है। तो जॉर्ज ऑरवेल का जो उपन्यास है एनिमल फार्म, ये उदाहरण जो है वो एलिगोरी का है यानी रूपक का है। 307वां क्वेश्चन है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एलिगोरी, रूपक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो रूपक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सिंबोलिज्म यानी प्रतीकवाद। सिंबोलिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एलिगोरी। ना तो पेसिमिज्म है ना ऑप्टिमिज्म है, सिंबोलिज्म जो है ये इसकी विशेषता है मुख्य। 308वां है, 15वीं सदी में इन द 15th सेंचुरी में वॉज द एविडेंस टू शो द कैथोलिक डॉक्ट्राइन। 15वीं सदी में कैथोलिक सिद्धांत को दिखाने के लिए बहुतायात कौन से चीज़ें प्रयोग में की गई। तो वो प्रयोग में लिए गई मोरलिटी प्लेज, क्या नैतिकता का खेल में मोरलिटी प्लेज दिखाए गए बहुत से। व्यंग्यात्मक नाटक नहीं लिखे गए, धार्मिक नाटक में नहीं दिखाया गया। जो 15वीं सदी में मोरलिटी प्ले जो है बहुतायात कैथोलिक डॉक्ट्राइन कैथोलिक सिद्धांतों को दिखाया। 309वां क्वेश्चन कह रहा है कि एलिगोरी शब्द एलेगोरिया शब्द से लिया गया है। एलिगोरिया ALLEGORIA, एलिगरी शब्द जो है
एलिगोरिया शब्द से लिया गया है। तो एलिगोरिया शब्द से लिया गया है। तो ये एलिगोरिया कैसा शब्द है? ये लैटिन शब्द है। 310वां कह रहा है क्वेश्चन, एक वीर दोहे को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यानी हीरोइक कपलेट जो है क्या परिभाषित किया जा सकता है? तो हीरोइक कपलेट में आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस और एक दूसरे से जुड़ी हुई, मतलब एक दूसरे के साथ तुकबंदी करने वाली आइम्बिक पेंटामीटर पंक्तियां, इसी को कहते हैं हीरोइक कपलेट। 311वां कह रहा है, यूज ऑफ हीरोइक कपलेट वाज पॉइनियर्ड बाई इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। 311वां कह रहा है, जो हीरोइक कपलेट का प्रयोग अच्छी महिलाओं की किंवदंती में द्वारा किया गया। तो यूज द हीरोइक कपलेट वाज पायनियर्ड बाई इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है वो एक रचना है, तो उसमें जो है कंप्लीट हीरोइक कपलेट का अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया। तो वो रचना जो है वो है जेफरी चासर की। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन वो रचना है जेफरी चासर की। 312वां क्वेश्चन है, कौन सी कविता वीर दोहे में रचित है? हीरोइक कपलेट में कौन सी रचना रचित है? तो सैमुअल जॉनसन की जो है, सैमुअल जॉनसन की दी वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज ये रचना है, दी वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज। ओलिवर गोल्ड स्मिथ की दी डिजर्टेड विलेज है। जॉन कीट्स की लैमिया है। ये तीनों रचनाएं जो हैं हीरोइक कपलेट में रचित हैं। 313 चासर वाज फर्स्ट टू यूज हीरोइक कपलेट इन। चासर ने सबसे पहली बार हीरोइक कपलेट किस में यूज किया था? तो सबसे पहली बार जो है चौसर ने सबसे पहली बार हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया था कैंटरबरी टेल में और गुड वुमेन, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में किया था। इन दोनों में किया था चौसर ने हीरोइक कपलेट का। 314वां क्वेश्चन है, प्रत्येक पंक्ति में 5 पद होते हैं। देयर आर 5 फीट इन ईच लाइन एंड ईच फुट हैज 2 सिलेबस। प्रत्येक पंक्ति में 5 पद होते हैं और प्रत्येक पद में 2 शब्दांश होते हैं, यानी 2 सिलेबल्स होते हैं। पहला शब्दांश छोटा और दूसरा लंबा होता है। द फर्स्ट सिलेबल इज शॉर्ट एंड द सेकेंड इज लॉन्ग। दूसरा लंबा होता है। इस मीटर को वीर कहा जाता है। दिस मीटर इज कॉल्ड हीरोइक बिकॉज इट वॉज फर्स्ट यूज। मतलब प्रत्येक पंक्ति में 5 पद होते हैं। लाइन ई फीट, फीट माने पाद, और प्रत्येक पाद में 2 शब्दांश होते हैं। पहला शब्दांश छोटा और दूसरा लंबा होता है। इस मीटर को हीरोइक कहते हैं। इसको सबसे पहली बार यूज किया गया था इपिक में, यानी हीरोइक पोट्री में। हीरोइक कपलेट इज कॉमनली यूज्ड इन व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स। हीरोइक कपलेट जो होता है आमतौर पर किस तरह किया जाता है कविताओं, किस तरह की कविताओं में प्रयोग किया जाता है? तो नैरेटिव जो कविताएं होती हैं, नैरेटिव मतलब जो कथात्मक कथा जैसी होती हैं। शोक गीत, गीत स्रोत में नहीं, कथा में यूज किया जाता है नैरेटिव। 316वां, इन विच स्टेंजा फॉर्म इन ग्रे एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चेड रिटेन। कौन से स्टेंजा में ग्रेज एलेजी किस छंद रूप में लिखी गई है? तो लिखी गई है हीरोइक स्टेंजा में। किसमें? हीरोइक स्टेंजा में ग्रेज एलेजी लिखी गई है। ग्रे की एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चेड जो है हीरोइक स्टेंजा में लिखी गई है। 1751 में थॉमस ग्रे ने एलेगी रिटेन ए कंट्री चर्चयार्ड प्रकाशित किया, जो वीरतापूर्ण आइम्बिक पेंटामीटर में रचित था। कविता में एनामिस मिराबिलिस द्वारा देखे गए समान छंद और संरचनात्मक पैटर्न का पालन किया गया था, लेकिन एक शोक गीत में काव्यात्मक रूप के उपयोग ने इसे एलिगीक डेकासिलेबिक क्वार्टेन का शीर्षक दिया। एलेगीक डेकासिलेबिक क्वार्टेन का वो नाम दिया। ये भी आ सकता है क्वेश्चन की, मतलब एलागोइक डेकासिलेबिक क्वार्टेन का किसने शीर्षक दिया? तो शोक गीत में काव्यात्मक रूप ने। 317वां क्वेश्चन है, कह रहा है हीरोइक कपलेट का प्रयोग किसके अनुवाद में अधिक किया गया? तो ट्रांसलेटिंग एपिक, महाकाव्य के अनुवाद में। कविता के अनुवाद में ज़्यादा नहीं किया गया, महाकाव्य के वर्णन में नहीं किया गया, पंक्तियों को तुकबंदी करने के लिए नहीं किया गया। ट्रांसलेटिंग एपिक हीरोइक कपलेट हैज बीन मच यूज्ड इन ट्रांसलेटिंग।
अच्छा, पोप्स हैज यूज्ड व्हाट काइंड ऑफ कपलेट? पोप्स ने किस तरह के दोहे का प्रयोग किया है? तो टाइटर्स एंड मोर कंप्रेस्ड, अधिक सघन एवं असंपीड़ित। टाइटर्स एंड पोप्स जो है किस प्रकार के कपलेटों का अधिक प्रयोग किया है? तो अधिक सघन एवं संकुचित। टाइटर्स एंड मोर कंप्रेस्ड। पोप्स हैज यूज्ड व्हाट काइंड ऑफ कपलेट? तो टाइटर्स एंड मोर कंप्रेस्ड, अधिक सघन एवं संकुचित दोहों का प्रयोग किया है पोप्स ने। अधिक सघन एवं असंपीड़ित नहीं, ढीले और संकुचित भी नहीं, अधिक सघन एवं संकुचित दोहों का प्रयोग किया है पोप्स ने। अगला क्वेश्चन है, जेफरी चासर ने हीरोइक कपलेट की रचना की और इसका प्रयोग किया द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, बाकी कैंटरबरी टेल्स में नहीं, हाउस ऑफ फेम में नहीं, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में जेफरी चासर ने हीरोइक कपलेट का क्रिएट किया, मतलब चौसर ने ही हीरोइक कपलेट को क्रिएट किया था और इसका प्रयोग किया था द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। 220वां क्वेश्चन कहता है कि कौन अग्नि उपन्यास का लेखक नहीं है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट राइटर्स ऑफ हीरोइक कपलेट? मतलब हीरोइक कपलेट का नहीं है लेखक। चौसर, ड्राइडेन, पोप, जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन नहीं है, बाकी चौसर, ड्राइडेन, पोप इन्होंने हीरोइक कपलेट को लिखा। अच्छा, ब्लैंक वर्स इज ए पोएटिक फॉर्म रिटन। ब्लैंक वर्स जो एक पोएटिक फॉर्म है, ये लिखा कैसे जाता है? तो इसमें जो होता है आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस अनराइम्ड होती हैं। आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस जो होती हैं, लाइनें होती हैं आइम्बिक पेंटामीटर, और अनराइम्ड होती हैं, बिना तुक के। 222वां अंग्रेजी साहित्य में ब्लैंक वर्स का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो इन इंग्लिश लिटरेचर ब्लैंक वर्स वॉज फर्स्ट यूज, सबसे पहली बार यूज किया गया था किसके द्वारा? अर्ल ऑफ सूरे के द्वारा, जिसको हेनरी हॉवर्ड भी कहते हैं। अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवर्ड भी कहते हैं इसको। मार्लोवे का ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड, मार्लोवे का ब्लैंक वर्स क्या कहा जाता है? तो मार्लो के ब्लैंक छंद को कहा जाता है शक्तिशाली रेखा, यानी माइटी लाइन। ना ब्लैंक सॉन्ग कहा जाता है, ना ब्लैंक लिरिक, ना ब्लैंक सोनेट, माइटी लाइन कहा जाता है, शक्तिशाली रेखा। 324वां क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर जैसे महान कवियों की रिक्त कविता यानी ब्लैंक वर्स कविता मिल्टन, टेनिसन को चिन्हित किया जाता है। ब्लैंक वर्स ऑफ ग्रेट पोएट्स, ब्लैंक वर्स के महान कवि जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, टेनिसन, इनको किस तरीके से कहा जाता है? तो इनको आनंद या भावना की निरंतरता इसमें होती है एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में। दूसरा ट्रोचिंग प्रतिस्थापन होता है, ट्रोचिंग सब्स्टिट्यूशन। तीसरा पंक्ति में विभिन्न प्रकार के विराम होते हैं। बाकी ये सभी विशेषताएं होती हैं शेक्सपियर, मिल्टन, टेनिसन जैसे महान कवियों की ब्लैंक वर्स कविता विशेष रूप पर ऐसे ही होती है। इंजॉयमेंट और कॉन्टिन्यूशन ऑफ सेंस ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, ट्रोचाइक सब्स्टिट्यूशन, वेराइटी ऑफ पॉज इन लाइन, ये होता है। 325वां मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा है? तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है ब्लैंक वर्स में लिखा है। एक फ्रेंच वर्ड वर्स लीवर मीन्स क्या होता है? VERSELIBRE। वर्स लीवर का अर्थ होता है फ्री वर्स लाइन। क्या होता है? फ्री वर्स लाइन। 327वां कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में रिक्त पद का पहला ज्ञात उपयोग हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे द्वारा उनके अनुवाद में किया गया। जो हमने नहीं बताया था कि सबसे पहली बार ब्लैंक वर्स का प्रयोग जो है हेनरी हावर्ड ने किया, यानी अर्ल ऑफ सरे ने किया था। तो किसके अनुवाद में इन्होंने किया था? तो जो एनेड है, कौन सी रचना है? एनेड, एनीड, ENEID। एनीड जो है, एनीड एक पहला ट्रांसलेशन है। एनीड के ट्रांसलेशन में हेनरी हॉवर्ड ने, अर्ल ऑफ सरे ने इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया था। किसमें? ब्लैंक वर्स का। 328वां क्वेश्चन कह रहा है वॉज द फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्स इन हिज पोट्री। कविता में अपनी सबसे पहली बार अपने काम में ब्लैंक वर्स का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे मिल्टन। मिल्टन वॉज द फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्स इन हिज पोट्री।
हेनरी हॉवर्ड साहब ने, अर्ल ऑफ सरे ने तो अनुवाद किया था एनीड का, वो पहले ब्लैंक वर्स का प्रयोग करने वाले इंग्लैंड में हैं। लेकिन अपनी कविताओं में सबसे पहली बार यूज करने वाले वो कौन है? वो है मिल्टन। 229वां क्वेश्चन है, उस लेखक की पहचान करें जिसने पहली बार ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था अंग्रेजी कविता में। तो अर्ल ऑफ सूरे। अंग्रेजी कविता की बात आएगी तो उसमें आएगा मिल्टन या ये अर्ल ऑफ सूरे। अच्छा, दूसरे जिसमें मिल्टन सही हुआ है ना, उसमें कीट्स, टेनिसन, चौसर जी, उसमें ऑप्शन ही नहीं अर्ल ऑफ सूरे। बिना मीटर या तुक्के एक कविता होती है, ए पोएम विद नो मीटर नो राइम, तो वो होती है फ्री वर्स। क्या होता है? फ्री वर्स। 330वीं कविता। 331वां क्वेश्चन हुआ, ब्लैंक वर्स सबसे अच्छा स्वीकार कार्य है। ब्लैंक वर्स इज बेस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म फॉर, तो लॉन्ग पोएम्स और एपिक पोएम के लिए ब्लैंक वर्स सबसे अच्छा है, लंबी कविताएं और महाकाव्य के लिए। ओड और एलेजी सोनेट के लिए नहीं, लेकिन लॉन्ग पोएम्स और एपिक के लिए है। अच्छा, रिक्त पद में अक्षर होते हैं। ब्लैंक वर्स कॉन्सिस्टेंस ऑफ, तो ब्लैंक वर्स में जो है अक्षर सिलेबल कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, सॉरी। 332वां कहा गया है 10 होते हैं। रिक्त यानी ब्लैंक वर्स में अक्षर होते हैं, सिलेबल होते हैं 10। एन इटालियन वर्स फॉर्म, एक इतावली पद रूप होता है, वो होता है टेरजा रीमा। क्या होता है? टेरजा रीमा। एक इटालियन जो है पद कविता जो रूप होता है वो क्या होता है? टेरजा रीमा। 334 है, टेरजा रीमा वाज फर्स्ट यूज। टेरजा रीमा सबसे पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो वो है दांते एलिगिरी, ALIGHIERY, दांते एलिगिरी के द्वारा प्रयोग किया गया टेरजा रीमा सबसे पहले। अच्छा, दी टेरजा रीमा इज सिंप्लाई ए ग्रुप ऑफ। टेरजा रीमा जो है बस एक रेखाओं का समूह है। किन रेखाओं का समूह है? फॉर्म यूनिट। तो टेरजा रीमा जो है 3 लाइंस का फॉर्मिंग यूनिट का एक ग्रुप है सिंप्लाई। टेरजा रीमा इज सिंप्लाई ए ग्रुप ऑफ 3 लाइंस फॉर्मिंग ए यूनिट। 336 है, टेरजा रीमा इज राइमिंग वर्स स्टेंजा फॉर्म दैट कंसिस्ट्स ऑफ एन इंटरलॉकिंग। टेरजा रीमा एक तुकांत छंद रूप है जो एक इंटरलॉकिंग से मिलकर बनता है। टेरजा रीमा इज ए राइमिंग वर्स स्टेंजा फॉर्म दैट कंसिस्ट्स ऑफ एन इंटरलॉकिंग, वो है 3 लाइन राइम स्कीम। 3 पंक्ति कविता योजना जो है इसको बोलते हैं। टेरजा रीमा एक तुकांत छंद रूप है जो एक इंटरलॉकिंग से मिलकर बनता है, 3 लाइन राइमिंग स्कीम से मिलकर। 4 लाइन से नहीं, 5, 6 से नहीं, 3 लाइन राइम स्कीम से मिलकर बनता है टेरजा रीमा। एक ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड, 3 लाइन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टेरसेट बोलते हैं। 3 रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड टेरसेट। ट्री लाइन नहीं कहते हैं, ट्रिलियन नहीं कहते हैं, टेरसेट, TERCET। 338वां है, टेरजा रीमा जो है, टेरजा रीमा में एक त्रय की पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के साथ तुकबंदी करती है और प्रत्येक सेट की दूसरी पंक्ति अगले त्रय की पंक्ति के साथ तुकबंदी करती है, तो वो होती है फर्स्ट एंड थर्ड। कह रहा है टेरजा रीमा फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेरसेट राइम्स विद थर्ड लाइन एंड द सेकेंड लाइन ऑफ ईच सेट राइम्स विद द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ द फॉलोइंग टेरसेट। पहली और तीसरी होती है, फिर उसमें होती थर्ड लाइन, फिर उसके बाद में वो जो है दूसरी पंक्ति अगले त्रय की पंक्ति के साथ, अगली प्रथम और तृतीय के साथ में तुकबंदी करती है। अगला है 339वां है, कह रहा है शैली ने अपनी कविता ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट वाइंड, शैली ने अपनी कविता में किस छंद का प्रयोग किया है? तो वो टेरजा रीमा का ही प्रयोग किया है। ओड टू द वेस्ट वाइंड जो है उसमें प्रयोग किया गया है टेरजा रीमा का। द राइमिंग स्कीम ऑफ एनी 2 टेरसेट्स वुड बी, किन्हीं 2 त्रिगुणों की तुकांत योजना होगी। तो तुकांत योजना होती है राइमिंग स्कीम टेरसेट्स की ABA BCB, ABA BCB। व्हाट इज टेरजा रीमा? टेरजा रीमा क्या है? तो टेरजा रीमा एक अंतिम 3 पंक्ति छंद है। टेरजा रीमा इज एन एंड स्टॉप 3 लाइन स्टेंजा। टेरजा रीमा इज एन एंड स्टॉप 3 लाइन स्टेंजा। 342वां है,
टेरजा रीमा में लिखने वाले पहले अंग्रेजी कवि माने जाते। टेरजा रीमा में लिखने वाले पहले अंग्रेजी कवि थे जिन्होंने इसे अपनी शिकायत के लिए इस्तेमाल किया था। द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू राइट इन टेरजा रीमा वॉज हु यूज इट फॉर हिज कंप्लेंट टू हिज लेडी। मतलब उन्होंने रचना कौन सी लिखी थी? कंप्लेंट टू हिज लेडी। तो ये वाली लिखने के लिए उन्होंने टेरजा रीमा का प्रयोग किया था। तो वो कवि कौन थे? तो कवि थे जॉफरी चासर। कौन सी रचना थी? कंप्लेंट टू हिज लेडी। 343वां है, टेनिसन प्रयोग करता था किसका? कौन सा स्टेंजा प्रयोग किया है उन्होंने? लोटस ईटर। टेनिसन की जो कविता है लोटोस ईटर, LOTOS, लोटोस ईटर। तो टेनिसन ने प्रयोग किया है लोटोस ईटर में स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा। 344 है, कौन जो है राइटर नहीं है हीरोइक कपलेट का? तो हीरोइक कपलेट का राइटर जो है जॉन मिल्टन नहीं है, बाकी चॉसर, ड्राइडेन, पोप ये तो हैं ही। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ब्लैंक वर्स इज ए पोइटिक फॉर्म रिटन। ब्लैंक वर्स जो है काव्य रूप है जो लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? इन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर। इन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर। ये लिखा जाता है आइम्बिक पेंटामीटर पंक्तियों में एक दूसरे के साथ तुकबंदी। 246 है, इंग्लिश लिटरेचर ब्लैंक वर्स वाज फर्स्ट यूज बाई अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड। इंग्लिश साहित्य में ब्लैंक वर्स पहली बार प्रयोग किया जाता है अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड। 347 मार्लोवेज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड। मार्लोवे का ब्लैंक वर्स प्रयोग किया गया माइटी लाइन। ये तो फिर आ गया, मार्लोवे का जो ब्लैंक वर्स है उसको कहा जाता है माइटी लाइन। 348वां क्वेश्चन है कि ब्लैंक वर्स ऑफ ग्रेट पोएट्स। ब्लैंक वर्स के महान कवि शेक्सपियर, मिल्टन, टेनिसन, इनको किस तरीके से जाना जाता है? तो इनमें एक तो ट्रॉइक सब्स्टिट्यूशन होता है, वेराइटी ऑफ पॉज इन लाइन होता है, इंजॉयमेंट और कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सेंस ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर होता है। ये सब होता है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मिल्टन का पैराडॉइज लोस्ट ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। एक फ्रेंच वर्ड वर्स लीवर, इसका अर्थ होता है फ्री वर्स लाइन। ये तो क्वेश्चन सब रिपीट ऐसे हो रहे हैं। 351वां कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में ब्लैंक वर्स का पहला ज्ञात उपयोग हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सूरे द्वारा उनके अनुवाद में किया गया था। तो एनीड का अनुवाद था। किसका? एनीड का। 1561 का जो नाटक है थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले द्वारा रचित, यह नाटक रिक्त पद का प्रयोग करने वाला पहला अंग्रेजी नाटक था। तो मतलब थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले, इन दोनों ने वो नाटक लिखा था 1561 में, जिसमें सबसे पहली बार ब्लैंक वर्स यूज हुआ था नाटकों में। तो नाटक था गॉरबोडक। वही गॉरबोडक जो कुछ ट्रेजिडी साइज कॉमेडी कुछ है, ट्रेजिडी होगा गॉरबोडक, GORBODUCK। यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट वाज पायनियर्ड बाय जॉफरी चासर इन ... एंड द कंट्री वेल टेल्स। कह रहा है हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया गया जॉफरी चासर के द्वारा पायनियर्ड रूप से। तो वो किया गया लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। 354वां, अंग्रेजी में ओटवा रीमा छंद में दाहिनी आइम्बिक पंक्तियां होती हैं। तो ओटवा रीमा स्टेंजा इन इंग्लिश कॉन्सिस्ट्स ऑफ 8 iambic lines usually. तो iambic pentameters. The Ottawa rima stanza in English consists of 8 iambic lines usually iambic pentameter. ओटवा रीमा तुकांत योजना का अनुसरण करती है। ओटवा रीमा फॉलोज द राइम स्कीम ABAB ABCC ABAB ABAB ABCC। ओटवा रीमा तुकांत योजना का अनुसरण करती है। ओटवा रीमा में क्या आता है? ABAB ABCC। अंग्रेजी में ओटवा रीमा पहली बार एलिजाबेथन अनुवादों में दिखाई दिया। तो अंग्रेजी में ओटवा रीमा जो है पहली बार दिखाई दिया एलिजाबेथन ट्रांसलेशन ऑफ, तो टैसो एंड एरिस्टो के अनुवाद में। टैसो और एरिस्टो, ARIOSTO, और एरिस्टो और टैसो TASSO, टैसो और ओरिस्टो के अनुवादों में एलिजाबेथन ट्रांसलेशन ऑफ टैसो एंड ओरिस्टो के अनुवादों में दिखाई दिया ओटवा रीमा। 357वां क्वेश्चन है, विलियम बटलर ईट्स ने जो सेलिंग टू
बाइजेंटियम और अमोंग स्कूल चिल्ड्रेन किस छंद में लिखे गए? वो लिखे गए ओटवा रिमा में। विलियम बटलर ईस्ट ने सेलिंग टू बाइजेंटियम और अमोंग स्कूल चिल्ड्रेन जो है किस उसमें लिखे गए? तो वो लिखे गए ओटवा रिमा में। 358 है, तुकांत शाही छंद में 7 पंक्तियां हैं। द राइम रॉयल स्टेंजा कॉन्सिस्ट्स ऑफ 7 लाइन्स यूजली इन आइम्बिक पेंटामीटर। जो राइम रॉयल स्टेंजा जो है वो 7 लाइनों का है और मुख्य तौर पर आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये राइम स्कीम क्या है? 7 लाइन का रॉयल स्टेंजा जो राइम रॉयल स्टेंजा में 7 लाइनें होती हैं मुख्य तौर पर आइम्बिक पेंटामीटर में। तो ये राइमिंग स्कीम क्या होती है? तो ये राइमिंग स्कीम होती है AB BCC। 359 में चौसर ने अपने लंबे काव्य में तुकांत शाही छंद का प्रयोग किया था। टाइलस और क्रीसीडे। चौसर ने अपने लंबे काव्य चौसर यूज द राइम रॉयल स्टेंजा इन हिज लॉन्ग पोएम्स ट्रायलस और क्रेसीडा में या फाउल्स की संसद में, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द कंट्री टेल्स में। तो सब में जो है ये पोएम में राइम रॉयल स्टेंजा का प्रयोग किया था। ट्रायलस एंड क्रेसीडा चौसर की ये सारी रचनाएं। ट्रायलस TROILU ट्रायलस एंड क्रेसीडा, क्रीसीडे SEYDA क्रीसीडे, फाउल्स की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द कंट्री, इसमें सब में जो है राइम रॉयल स्टेंजा प्रयोग हुआ है। 360वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी में प्रकाशित पहला पूर्ण धारा चेतना उपन्यास कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल पब्लिश्ड इन इंग्लिश? धारा चेतना उपन्यास कौन सा है? वो है पिलग्रिमेज बाई डोरोथी रिचर्डसन। जो डोरोथी रिचर्डसन द्वारा जो लिखा गया था तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज, वही जो है पहला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल है। 361 है, अपनी कृति द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उनकी जो रचना है में चेतना की धारा शब्द का प्रयोग करने का श्रेय किसको है? तो हु इज क्रेडिटेड टू हैव यूज टू टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हिज वर्क द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में चेतना की धारा शब्द का प्रयोग करने का श्रेय जो 1890 में लिखी गई वो है विलियम जेम्स की। देखिए, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है यानी चेतना की धारा शब्द का प्रयोग गढ़ा गया था एलेक्जेंडर बैन ने। कब? 1855 में गढ़ा था। उनकी एक रचना आई थी द सेंस एंड द इंटेलेक्ट। उनकी रचना आई थी द सेंसेस एंड द इंटेलेक्ट, पहले संस्करण में किया गया था अलेक्जेंडर बैन ने 1855 में चेतना की धारा। जब उन्होंने लिखा था चेतना की एक सामान्य धारा जब उन्होंने लिखा था चेतना की एक सामान्य धारा एक ही मस्तकी मार्ग पर में संवेदनाओं का संगम विभिन्न इंद्रियों की संवेदनाओं को उसी तरह आसानी से जोड़ने में सक्षम बनाता है जैसे कि एक ही इंद्रिय की संवेदनाएं लेकिन इसका श्रेय आमतौर पर विलियम जेम्स को दिया जाता है जिन्होंने इसके इस्तेमाल किया था 1890 में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये है मतलब चेतना की धारा के शब्द का गढ़ा था अलेक्जेंडर बैम ने 1855 में, जो उनकी रचना आई थी द सेंसेस एंड द इंटेलेक्ट। जब उन्होंने लिखा था द कॉन्करेंस ऑफ सेंसेशंस इन वन कॉमन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस on the same cerebral highway enables those of different senses to be associated as readily as the sensation of same sense। ये हुआ था। बट इट इज कॉमनली क्रेडिटेड टू विलियम जेम्स, लेकिन दिया जाता है श्रेय सामान्य तौर पर विलियम जेम्स को, हु यूज्ड इट इन, जिन्होंने 1890 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में प्रयोग किया। 362वां क्वेश्चन कह रहा है जॉर्ज ऑरवेल की 1984 जो रचना थी 1949 में आई, वो काहे का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट था? वो था डिस्टोपियन साइंस फिक्शन का, DYSTOPIAN, डिस्टोपियन साइंस फिक्शन का। जॉर्ज ऑरवेल का जो 1984 आया इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ डिस्टोपियन साइंस फिक्शन। 263वां है जलवायु कथा यानी क्लाइमेट फिक्शन, क्लीफी
जलवायु कथा क्लीफाई मुद्दों से निपटती है। कौन से मुद्दों, किस विषय में है? एक क्लाइमेट जलवायु कथा है। क्लीफाई ये किस मुद्दों से निपटती है? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है क्लीफाई। 364वां है कौन सा विज्ञान कथा है? साइंस फिक्शन है। तो देखो जो फ्रैंक स्टीन की है या द मॉडर्न प्रोमेथियन है। फ्रैंक स्टीन या द मॉडर्न प्रोमेथियस PROMETHEUS। फ्रैंक स्टीन या मॉडर्न प्रोमेथियस 1818 में आई, ये भी साइंस फिक्शन है। दूसरा एल्डस हक्सले ALDOUS एल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये भी जो है साइंस फिक्शन में है। तीसरा जो है इसमें लिया गया है फ़ारेनहाइट 451 1953 में ये रचना आई, ये भी है क्या? फिक्शन हाइट। फ़ारेनहाइट एंड द मॉर्टियन क्रॉनिकल्स, ये चारों रचनाएं अब ये राय ब्रैडली के द्वारा आई थी। ये रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? रे ब्रैडबरी के द्वारा। तो ये भी रचनाएं जो हैं साइंस फिक्शन थी। फ्रैंकेस्टीन या मॉडर्न प्रोमेथियस 1818। एल्डस हक्सले की बहादुर नई कविता, एल्डस हक्सलेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये भी 1932 में साइंस फिक्शन है। फ़ारेनहाइट एंड द मार्टियन क्रॉनिकल्स, ये 1951 में रे ब्रैडबरी के द्वारा। तो ये सभी जो है साइंस फिक्शन है। 365वां है किसके अनुसार पोप केवल एक ही वाद्य वीर दोहे पर ही बजाने में सक्षम थे। जब उन्होंने किसी अन्य प्रकार की कविता बजाने का प्रयास किया तो परिणाम यदि पूर्ण असफलता नहीं तो साधारणता ही था। मतलब किसके अनुसार ये कहा गया है कि पोप वाज एबल टू प्ले ओनली अपॉन वन इंस्ट्रूमेंट। पोप जो है एक ही वाद्य यंत्र बजा पाता था, हीरोइक कपलेट। और जब उसने दूसरे कविता का मतलब कह रहा है कि पोप जो है हीरोइक कपलेट ही सही लिख पाता था, और दूसरा उसने बजाने का हुआ तो या तो वह टोटल फेल हो गया या फिर मेडिक्रेटी, या तो उसको खूब साधारण ही सफलता मिली। तो ये जॉन डेनिस ने कहा, DENNIS, जॉन डेनिस ने कहा है पोप केवल एक ही राग बजा पाता था, वो था हीरोइक कपलेट। और दूसरा जो अगर बजाता था तो फिर उसमें सफलता भी सही नहीं मिलती थी, अगर नहीं भी सफलता अगर मिलती भी थी तो सामान्य सफलता मिलती थी। तो इस तरीके से 365 क्वेश्चन हुए, 115 पेज पर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।